हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल। आप देख रहे हैं कि मैंने आपको मॉसफेट दिखाया और इस इन्वर्टर में मॉसफेट चेंज किया गया है। ये ल्यूमिनस की इन्वर्टर है और आप देख सकते हैं कि ल्यूमिनस की बोर्ड में हमने नेगेटिव पॉजिटिव देकर बाइसिंग चेक करने की कोशिश की है और बाइसिंग को चेक करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि किसी भी इन्वर्टर को मॉसफेट चेंज करने के बाद सबसे पहले उसकी बाइसिंग चेक की जाती है और हमने उसकी स्विच को भी ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एलईडी ऑन है। इसका मतलब कि जो है स्विच से कमांड इत्यादि सब कुछ सही है, प्रोग्रामिंग सही है। तो अब उसके बाद हम बाइसिंग मापते हैं। तो बाइसिंग मापने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में पहले नेगेटिव पॉजिटिव बोर्ड में कनेक्शन दे दीजिए। उसके बाद इंडिकेटर का कनेक्शन देना हो तो बढ़िया है, नहीं तो स्विच का कनेक्शन सीधे दे दीजिए। उसके बाद आप बाइसिंग चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बाइसिंग चेक किया और यहाँ पर 5.25 यानी एक चैनल पे बाइसिंग आ रही है, यानी कि एक चैनल की जो बाइसिंग है जिसकी मॉसफेट नहीं उड़ी थी वो बिल्कुल सही है। और जबकि दूसरे चैनल पे जिसमें मॉसफेट अभी चेंज की गई है उसमें अभी आप देख सकते हैं कि 0.25 या फिर 0.15 इत्यादि वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि इस चैनल पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। अगर मॉसफेट बदलकर और ऐसे ही अगर बिना बाइसिंग चेक किए अगर आप बोर्ड को कस देंगे, ट्रांसफार्मर में लगा देंगे, तो फिर दोबारा आपकी मॉसफेट उड़ जाएगी। तो अब की बार इस चैनल की नहीं, जो चैनल वर्क कर रही है उस चैनल की मॉसफेट उड़ जाएगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट ये है कि जो चैनल अगर एक चैनल डेड है तो दूसरा चैनल अगर वर्क नहीं करेगा तो या फिर अगर मॉसफेट नहीं उड़ेगी तो क्या करेगा कि बहुत तेज़ वोल्टेज के आवाज़ के साथ में आपको वोल्टेज 130-140 से ज़्यादा नहीं देगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो मॉसफेट लगा है तो सभी कंपनियों और ल्यूमिनस में दोनों में अंतर है। सभी कंपनियाँ सिर्फ मॉसफेट को बाइसिंग दे देती है रेजिस्टेंस के द्वारा, लेकिन ल्यूमिनस और इस टाइप के बने हुए किट में आपको बाइसिंग के लिए जो यानी गेट है और नेगेटिव से डायोड अर्थ किया गया होता है। और अधिकांश जब मॉसफेट शॉर्ट हो जाती है तो अक्सर वो डायोड भी शॉर्ट हो जाते हैं और अगर आप उस डायोड को नहीं निकालेंगे या नहीं चेंज करेंगे तो उस पर परफेक्ट बाइसिंग नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है मॉसफेट दोबारा उड़ जाती है। तो सबसे पहले अगर आप मॉसफेट के जब चेंज करते हैं तो उस डायोड को निकाल कर चेक कर लें और मेरे हिसाब से उस डायोड को निकाल ही दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डायोड जो है वो आपको सिंपली लीकेज हो जाते हैं, जो मल्टीमीटर से तो बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं, लेकिन कुछ देर चलने के बाद गर्म होने के बाद वो जो है डीएनए डायोड वो डायोड जो है वो उड़ जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि दोबारा मॉसफेट उड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी यही है कि जब भी आप इसमें मॉसफेट चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि चेंज करने के बाद उसकी जो जीना डायोड है उन सबको भी आप चेंज कर दें। और चेंज करने के बाद बहुत सारे मैकेनिक्स या मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर आईसी जो भी चेंज करते हैं चेंज तो कर देते हैं और वोल्टेज इत्यादि भी माप लेते हैं कि बिल्कुल सही वर्क कर रही है कि नहीं, और वो सही वर्क भी दिखाती है, लेकिन वो क्या करते हैं उसके बाद उसको सफाई नहीं करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो पेस्ट इत्यादि की जो गंदगी है वो जमी रह जाती है। और यहाँ तक कि अगर आप एसी यानी कि एसी पल्सेज इत्यादि कुछ जहाँ पर है वहाँ पर अगर मॉइस्चराइजिंग रह जाती है या फिर पेस्ट इत्यादि रह जाती है, गंदगी रह जाती है या फिर मॉसफेट के पास भी, तो होता क्या है कि कभी कभी वो कुछ गंदगी नमी बना देती है और नमी बनाने के बाद होता क्या है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वो बना देती है। और उस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से आपको दिक्कत ये होता है कि वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आपको सिंपली वापस प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है और उस प्रॉब्लम से कभी कभी मॉसफेट बुड़ जाती है। या कभी कभी आपको देख सकते हैं कि पीसीबी इत्यादि भी होते हैं जो एसी तरफ होते हैं, रिले उले आप चेंज करते हैं और रिले चाहे एसीआर ये सब चेंज करते हैं और वहाँ पर अगर आप साफ़ नहीं करते तो होता क्या है कि सिंपली
उस जगह पर ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग के कारण, ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण वो मॉस्फेट तो सही रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर वहाँ पर प्रिंट जल जाते हैं, या फिर आपको लूज कंटेक्ट से भी प्रिंट जलते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजिंग से भी प्रिंट जल जाते हैं, ACR शॉर्ट हो जाते हैं। ये सब जो है मॉइस्चराइजिंग, इसलिए आप अगर जब भी चेंज करते हैं तो उसे आप साफ़ कर दे। यहाँ देखिए मैंने जीनर निकाल दिए हैं। आप चाहे तो जीनर निकाल कर उस जगह पर 12 वोल्ट की जीनर लगा सकते हैं, या फिर 41-48 लगा सकते हैं। तो आपके पास जो उपलब्ध है वो कर सकते हैं। 41-48 आपको पुराने बोर्डों में मिल जाएगी, जैसे परमहंस इत्यादि के जो बोर्ड थे उसमें 41-48 पड़े हुए होते हैं। और अगर आप बोर्ड चेंज किए तो उसमें से भी आप निकाल कर जो है जीनर लगा सकते हैं, जिससे आपका इन्वर्टर जो है बिल्कुल चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं। आप उसके बाद बाइसिंग माप लीजिए। अगर बाइसिंग परफेक्ट हो जाती है तो आपको फिर आप अपने इन्वर्टर में माउंट कीजिए, और माउंट करने के बाद पहले DC वोल्ट पे चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए DC वोल्ट पर 224 वोल्ट आ रहे हैं। और उसके बाद आप उसे फिर AC मोड में भी चेक कर सकते हैं। जब DC मोड पे लोड इत्यादि देकर आप चेक कर ले, पहले सिर्फ वोल्टेज ही ना चेक करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज तो सही बताते हैं, लेकिन लोड देने पर ओवरलोड इत्यादि जो करने लगते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। तो उस सब को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ी सी आपको बैटरी डिस्चार्ज करके AC मोड पे भी चेक कर लेनी है कि हमारी AC मोड सही है कि नहीं है। और अगर ये सब बिल्कुल सही है तो आप फिर उसको क्या करते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्विच ख़राब है, मैंने स्विच से चेक कर लिया है और बिल्कुल ये परफेक्ट हो गए। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे मैकेनिक्स यही गलती करते हैं, सिर्फ मॉस्फेट बदल देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो मॉस्फेट ख़राब था बाकी सब तो ओके ही होगी, तो इसलिए उनके बाद दोबारा इन्वर्टर ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा।